नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। 2 दिन क्लास ऑफ रहती है अपनी वीक में और सोमवार से शुक्रवार अपनी कंटिन्यू क्लास रहती है। तो अब तो देखो शादी ब्याह का जो माहौल है वो भी थोड़ा सा शांत हो गया है और अब पशु परिचर के फॉर्म की डेट किसी भी वक्त खुलेगी। बस ये सीएम साहब कौन बन रहे हैं उस पर थोड़ा सा असमंजस है, अटकलें लगा रहे हैं। मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया इससे संबंधित, क्योंकि इससे क्या बनाया, सिर्फ अनुमान लगाने से क्या मतलब। अभी तो मुझे लगता है आला कमान को खुद ही नहीं पता कि कौन पीएम बनेगा, तो फिर अपन क्या अटकलें लगाए। अपन सिर्फ फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे, ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, चलिए आज अपन आज की और कल आने वाली क्लास के अंदर मारवाड़ का राठौड़ वंश पूरा पढ़ लेंगे और नया वंश जो है कछवा वंश वो अपन शुरू भी कर लेंगे। यानी कि आज की क्लास और कल आने वाली क्लास दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे शासक पढ़ने वाले हैं। आज की ये क्लास है, ये भी आपके लंबी रहने वाली है। आज की इस क्लास में फैक्ट भी बहुत सारे हैं, स्टोरी भी बहुत सारे हैं। तो मजा है आप लोगों को हिस्ट्री में जो आप ले रहे हो मजा वो आएगा और कंटिन्यू रहे तो साथ साथ में आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब जो है आपका कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पूरा हो जाएगा। ठीक है, नियमितता का बड़ा रोल है, तो नियमित रहे। आज के इस क्लास के अंदर अपन स्पेशली जो पढ़ेंगे उसके अंदर जो शासक जो अपन पढ़ने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। एक तो अपन पढ़ने वाले हैं स्पेशली गज सिंह। ठीक है, जहां पे फोकस रहने वाला है, जहां से प्रश्न बनते हैं जो पढ़ने अपन को विशेष तौर पे। जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासकों की बात हो रही है, और अजीत सिंह। अब इन शासकों को पढ़ना है, यानी कि अपने को दुर्गा दास भी पढ़ना है, अपने को गोराधाई भी पढ़ना है। ठीक है, जसवंत सिंह पढ़ना है तो अपने जसवंत सिंह की स्टोरी सारी पढ़नी है, गज सिंह पढ़ना है, सब कुछ। तो इसमें क्या होगा कि अपने फैक्ट के साथ में ये क्लास चल रही है, तो आप लोगों के पास में बढ़िया नोट्स भी बन रहे हैं, साथ साथ में आप समझ भी रहे हो। सिर्फ पीडीएफ के भरोसे मत रहना, क्योंकि मैटर तो देखो बहुत सारा है, आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन उनको समझना जरूरी है। तो अब आप लोग सब जुड़ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से अपन आगे बढ़े और पढ़े। देखो कल का मतलब है कि इससे पहले वाली क्लास तक अपन ने सूर सिंह जो है बड़े अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, है ना। सूर सिंह तक पढ़ लिया था, अब गज सिंह पढ़ना है। ठीक है, गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि मिली थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो दल थम्मन की उपाधि मिली थी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जिसमें से प्रश्न बनने के जो चांस रहते हैं ना वो ये तो है। फिर जो बनते हैं वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा और साथ साथ अपनी स्टोरी भी चलती रहेगी। आप लोगों का ध्यान जो है पूरी तरीके से यहां होना चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन कर दो आडी, ठीक है, चैट बॉक्स कर दो बंद, के मतलब नहीं है चैट बॉक्स में। ठीक है, हाय हेलो ये वगैरह इनसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए गज सिंह। देखो टाइम पीरियड सिर्फ इसलिए ध्यान देना है आप लोगों को कि हाँ इस समय रहा होगा, तो इस समय मुगल बादशाह वो होगा, तो फिर ये आप लोगों को थोड़ा सा समझने में। बाकी ये टाइम पीरियड का रट्टा नहीं मारना है, नहीं पूछा जाता इस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से प्रश्न बनता है मैं जहां इंपॉर्टेंट लगवाऊं वहां लगा ही देना। ठीक, पिता सूर सिंह की मृत्यु के बाद मैंने इस तरीके से ही नोट मेकिंग बनाई है कि एक ही लाइन में 4 प्रश्न बन जाए। यानी कि ये अब अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है कि इनके पिता का नाम सूर सिंह था। पिता सूर सिंह की मृत्यु के बाद बुरहानपुर में राज्याभिषेक हुआ। अब पीछे जाकर सूर सिंह पढ़ लेना, उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहां हुई, ये भी समझ में आ जाएगा। और आगे जो है जहां मृत्यु होती है वहीं राज्याभिषेक हो जाता है। तो बुरहानपुर में राज्याभिषेक हुआ। खुर्रम, देखो सलीम का मतलब है जहांगीर। ठीक है, अब आपने मुगले आजम या कोई देखी होगी तो उसमें वो भाई अकबर का रोल जो है वो बूढ़ा व्यक्ति, जैसे बूढ़े व्यक्ति का रोल किया, तो उसमें वो कहता भी है शेखू बाबा, वैसे अकबर कहता था जहांगीर को, वैसे सलीम इस तरीके से आप लोगों ने सुना भी होगा। तो जहांगीर का जो निक नेम कह सकते हो आप वो सलीम था। खुर्रम किसका था? खुर्रम था एक्चुअल में जो नाम था वो शाहजहां का था। किसका था? शाहजहां का। इसका सौतेला भाई खुसरो, जो संभवतः मुगलों के अंदर सबसे सुंदर राजकुमार हुआ। ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु भी बड़ी दर्दनाक हुई। गर्म खोलता हुआ पानी डाल के उसकी खाल उतारी गई वगैरह, बहुत दर्दनाक है। कभी मुगल पढ़ाएंगे आप लोगों को तब उसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बाकी अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना। बढ़िया रंगीन मिजाज क्लास में अपन दुख लाग जाए, बड़ी एडो काम करनो ही कौन। ठीक है, चलिए खुर्रम के विद्रोह में, यानी कि देखो खुर्रम किसका पुत्र था? जहांगीर का। किसके खिलाफ विद्रोह करेगा?
विद्रोह आया यानी कि पिता के खिलाफ करेगा। और यहाँ पे जो है मुगल काल के अंदर और ये राजकाज के लिए बहुत सारे उत्तराधिकारी संघर्ष चले हैं। तो खुर्रम ने जब विद्रोह किया, शाहजहां ने जब विद्रोह किया, तब उसको सफलतापूर्वक दबाने का काम जो है वो किया था गज सिंह जी ने। तो जहांगीर इनसे बड़ा प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने इन्हें दलथम्मन की उपाधि प्रदान की। शाहीदाग, इनके घोड़े को देखो, शाहीदाग को मुक्त करने का जहां भी पूछे वहां पे ध्यान रखना कि घोड़ों को शाहीदाग से मुक्त किया जाता है, ठीक है। घोड़ों को शाहीदाग लगता था जिससे उनका ये पता चलता था कि भैया ये जो है इन मुगलों की सेवा में है। एक तरीके से आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हो। शाहीदाग से भी मुक्त कर दिया, दलथम्मन की उपाधि। प्रश्न क्या बनता है, दलथम्मन की उपाधि किसे प्राप्त थी मारवाड़ के शासक को? तो गज सिंह जी को। और प्रश्न बनता है किसने दी? तो जहांगीर ने दी। क्यों दी? क्योंकि इनके बेटा जो है शाहजहां वो विद्रोही हो गया था और गज सिंह जी ने विद्रोह दबाने में मदद की। अगली बात समझ में, बस यही पढ़नो है। डायरेक्ट थ्योरी पढ़ने जाओ नहीं तो थानी लगे कि सर ये तो क्या याद करना है, इसमें से समझ ही नहीं आता है। ये नोट्स है, ये समझ के चलो और स्टोरी में साथ साथ बताता चलूंगा, है ना। आओ भाई, तो ये मुक्त कर दिया। जहांगीर ने ही इन्हें महाराजा की उपाधि भी दी। अब थे यूं भी मन में आया, देखो कि गुरुजी महाराजा तो कहलाते ही थे ना, लेकिन उपाधियां दी जाती थी तब कहलाते थे राजा महाराजा। राजा की भी उपाधियां देते थे। तो ये उपाधि दी है वो ध्यान रखना। देखो मुगल शासक दे रहे हैं यानी कि दिल्ली का ये समझ लो कि सम्राट दे रहा है। अब थोड़ा सा टाइम पीरियड आपके थोड़ा सा दिमाग मतलब सातिर होगा ना, तो आप लिंक कर दोगे कि हाँ जहांगीर था, इसके टाइम जहांगीर ने दी, ठीक है। चलिए, दरबारी साहित्यकार पूछ सकते हैं वैसे पशु परिचर के इसके अंदर तो दलथम्मन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए दरबारी साहित्यकार स्पेशल आपको ध्यान रखना है। देखो गज यानी गज का मतलब एक तो मैं आपको याद करवाई दूं, गज का यदि हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? हाथी, ठीक है। अपने को हाथी से कोई मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ ह से मतलब है। इससे ध्यान रखना है अपने को हेम कवि। क्या ध्यान रखना है? हेम कवि, जिसने लिखी रचना गुणभाष्य। और एक रचना और ध्यान रखनी है गज गुण रूपक। अब ये क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि गज सिंह जी के बारे में है। इनके गुण और रूपक तो एक साहित्य की विधा है, ठीक है, एक मतलब पैटर्न है, एक तरीका है, रूपक साहित्य होते हैं। तो गज गुण रूपक, गज गुण रूपक जो है वो केशवदास गार्डन ने लिखी है। केशवदास गार्डन पूछ क्या सकते हैं गज सिंह जी के समय कौन सा दरबारी कवि था, या ये दरबारी कवि किसके समय था? तो हेम कवि और केशवदास गार्डन, ठीक है। एक तो मैथान याद करा दियो डायरेक्ट ही, हाँ, और दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है केशवदास गार्डन, गज गुण रूपक। और ये कौन सी है? गुणभाष्य। अगली बात समझ इतो याद हो जाए इनको क्या? हाँ साहब गज सिंह जी तो माने यूं हंसता हंसता याद होगा, बाकी मैं होचता के कद याद हुई, ओ इतो बड़ो इतिहास पढ़ियो है, क्या याद करा, याद करना क्या है और कैसे करना है इसमें उलझ के रह जाते थे। कोई दिक्कत नहीं आओ। गज सिंह जी ने अपने 3 पुत्रों, देखो एक तो बचपन में ही गुजर गया और 2 जो है बचे हैं। और यहां पे हमेशा ही जब उत्तराधिकारी कोई घोषित करके जाता है ना, जैसे बड़ा है तो उसको तो घोषित करना, ज्येष्ठ पुत्र है तो वो तो बनेगा ही, लेकिन छोटे को बनाएगा। यानी कि कोई ना कोई प्रेमिका, कोई ना कोई पासवान, कोई ना कोई रानी का प्रभाव रहा है उस राजा के ऊपर, तब जो है वो कमाया है, ठीक है। कैसे कि देखो 2 इनके पुत्रों में से जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। अमर सिंह बड़ा था, बड़ा पुत्र कौन? अमर सिंह। हमसे बड़ा हा पर घोषित किन किया? जसवंत सिंह जी। अब ये क्यों हुआ? ये हुआ इनकी एक पासवान थी अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा, अनारा बेगम, अनारा बेगम पासवान। और ये क्या है? अमर सिंह थोड़ा सा उद्यमी भी था। उद्यमी का मतलब है किन मार दियो, किन ठोक दियो, किन पीट दियो, है यान कर दिया। अनारा बेगम के भी कई आदमियों को मारा पीटा क्योंकि वो पसंद नहीं करता, बड़ो बेटो है। और आ ही पासवान गज सिंह जी री तो सेटिंग की पसंद नहीं करे, ठोक पीट दे तो आदमी। तो अनारा बेगम यूं भी पसंद नहीं करती। फिर एक बार अनारा बेगम ने क्या है कहा कि इसकी जूतियां पड़ी थी। एक्चुअली ये किंवदंतियों पे आधारित कथाएं हैं। तो ये क्या है कि आप लोगों को शायद भाई कंपटीशन की किताबों में कहीं कहीं पढ़ने को नहीं मिले। हमने जो है कई ग्रंथ पढ़ रखे हैं इन चीजों से रिलेटेड, तो हमें ये कहानियां ध्यान रहती है। इसीलिए जो कहानियां बताता हूं वो सुन लिया करो, बाकी दिल पे नहीं लेनी कहानियां, ठीक है। दिमाग में तो रखनी है ये चीजें। अनारा बेगम ने कहा कि वो पगर की पड़ी है ना मेरी, बे ले रहा हो। किन कियो? अमसा ने, अमर सिंह ने कियो क्या बे पगर की पड़ी है मेरी, बे ले रहा हो। पगर की मतलब है जूतियां, ठीक है। हिंदी में भी बता दूं ने कई जना कहे कि सर पगर की क्या है,
तो क्या वो जूतियां पड़ी है ना, वो लेकर आओ। अंशा क्या खोपड़ खराब है क्या, प्रेम तू करती होगी पिताजी से, पिताजी तेरे से करते होंगे, इधर जो है ये चीजें चलेगी नहीं। बड़ा मेरा खोपड़ा खिसकता था और इसने जो है काम नहीं किया। भाई थोड़े से उद्दंडी भी थे, तो यहाँ पे जो है फिर कहा किससे, जसवंत सिंह से। जसवंत सिंह उस समय थे छोटे, ला कर दे दी। तो क्या हाँ और सही है। और इसका प्रभाव जो अगस्त सिंह जी को कहा, अगस्त सिंह जी पे अनारा बेगम का बहुत सा ज्यादा प्रभाव था, उन्होंने इसके प्रभाव में आकर उत्तराधिकारी बना दिया जसवंत सिंह को। तो जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया है और इनसे नाराज होकर अमर सिंह, अब इस समय फिर बाद में जो है शाहजहां देखो शासन में आ जाता है और अमर सिंह जो है नाराज होकर चले जाते हैं शाहजहां के पास। शाहजहां के पास जाते हैं तो शाहजहां थोड़ा सा प्रभावित भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है। तो नागौर की जो है जगह, यानी कि नागौर की जागीर भी दे देता है, राव की उपाधि भी देता है। कौन, शाहजहां। अब देखो अमर सिंह जो है, जैसे कठपुतली के जो कहानियां, किस्से कहानियां होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा कथाएं अमर सिंह की चलती है, क्योंकि इसके पराक्रम के भी बहुत ज्यादा किस्से हैं अमर सिंह के समय। ठीक है, तो अमर सिंह वहां गया, लेकिन अमर सिंह की आदतें जो थी वो तो थी भाई, किसी को मार देना, पीट देना, ठोक देना, ये सारी आदतें तो थी। तो वहां पे भी कई जने जो है इनके सेनापति शाहजहां के वगैरह परेशान रहते थे, और ऐसे करते करते कहीं कोई घटना हुई तो उनपे लगाया गया कोई दंड। वो दंड लगाने के लिए बख्शी सलामत खाता उसे नियुक्त किया कि अमर सिंह से दंड वसूलना है। अमर सिंह के खोपड़ करावे में थप्पड़ ठोक, गाल सुजा दूला, चलो जा तुम। और वहां पे जो है दंड दिया नहीं, उसे जो दंड लगाया था वो दिया नहीं। जाकर सलामत खान ने कह दिया किसे, शाहजहां को, कि भाई साहब थे तो मन भेजियो, अमर सिंह कह के थप्पड़ ठोक, गाल सुजा दो, कि बुलाओ पेश करो, अमर सिंह को यहाँ बुलाओ पेश करो। अमर सिंह को बुलाया, अमर सिंह आया, और जब भी भाई जैसा भी अभिवादन होता है अभिवादन किया, और सलामत खान, भाई सलामत खान जोश में आएगो, क्या देखो मेरे कहने से कोई क्लास में भी कोई मॉनिटर या कि कोई शिकायत करे नहीं छोरो, और मार साहब कहते बुलाओ इसको, तो वो जो शिकायत करता है वो थोड़ा जोश में आता है। सलामत खान भी जोश में आ गया, थोड़ा सा जोश में आकर के यह गंवार, इसने वो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, और जैसे ही गंवार कहा ना, अमर सिंह की खोपड़ी खिसकी। क्या कि मेरे को गंवार कहता है, तेरी ऐसी की तैसी, सीधी भरे दरबार के अंदर कटार गोप के वहीं पे उसकी हत्या कर दी। ये देख जो है शाहजहां की भी तिरपन कांप गई, रूह कांप गई, और अगले ही वार शाहजहां पे किया। शाहजहां जैसे जैसे उस दरबार से जो है अपनी जान बचा के भागा है, फिर जो है दरबारियों से और इनका संघर्ष होता है। अमर सिंह के भी राजपूत योद्धा साथ में थे, कुछ जो है उनसे संघर्ष होता है। बहुत संघर्ष के बाद में अमर सिंह जो है यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, इनका घोड़ा बादल था, यहाँ से जो है निकलने का प्रयास भी किया, लेकिन अंततः जो है मृत्यु हो जाती है। इतना ध्यान रखना है। तो क्या है, ये तो स्टोरी सुनाई आपको, फैक्ट क्या ध्यान रखना है। देखो शाहजहां ने नागौर की जागीर दी, राव की उपाधि, ठीक है, और भरे दरबार में सलामत खां द्वारा गंवार कहने पे वहीं पे काम तमाम कर दिया। ले तू तो गंवार कहते रह जो, हम ऊपर मिला, और ठीक है वही कटार से मार दिया 1644 के अंदर। अब ये तो हो गई स्टोरी यहां। इससे पहले देखो ये कहां का उस समय शासक हो गया, नागौर का। नागौर और बीकानेर की सीमाएं छूती है एक दूसरे को। ठीक है, ये कहां का है, नागौर। अब देखो यहां पे मैं थोड़ा सा नागौर वर्सेस बीकानेर, ठीक है। मतीरे की राड़, मतीरे की राड़ कोई बड़ा कोई युद्ध नहीं है। राड़ यानी कि छोटा मोटा जो है लड़ाई है, एक छोटी मोटी। हुई कैसे कि अमर सिंह में कहो ना, अमर सिंह मतलब सहन नहीं हुआ कि थोड़ी घनी कोई शिकायत कर दे कि हाथों हाथ न्याय करे। 1644 की बात है, करण सिंह के साथ जो है, करण सिंह कहां का था, बीकानेर का था। ये करण सिंह कहां का था, बीकानेर। यहाँ एक गांव है जाखड़िया और सीलवा, खिलवा भी कहते हैं कई जने, सीलवा और जाखड़िया दोनों बॉर्डर के गांव है, एक नागौर का और एक बीकानेर का। चिंता मत करो कौन सा कहां का था, नहीं पूछा जाएगा। मैं तो कहता हूं गांव भी नहीं पूछे जाएंगे, पूछते सिर्फ है कि मतीरे की राड़ युद्ध कब हुआ। तो मतीरे की राड़ 1644 किसके मध्य, अमर सिंह और करण सिंह। अंततः विजय करण सिंह। पहले अमर सिंह ने इनके गांव पे अधिकार भी कर लिया, लेकिन अंततः विजय करण सिंह। अब हुआ क्या कि भाई ये है, आप लोग ये यहां पे ये देखो, ये है कोई खेत है, ठीक है, यहां खेत है। अब मान लो कि ये जो है नागौर का खेत है, ठीक है, और ये है आपके बीकानेर का खेत है। अब यहाँ पे मतीरा, मतीरा समझते हो ना, तरबूज का छोटा भाई मतीरा, ठीक है। यहाँ पे मतीरा का एक मतलब बेल लगी हुई थी। अब बेल क्या होती है, बेल यूं घूमती फिरती जो है कहीं भी चली जाती है। यहाँ पे जाकर जो है यहाँ पे हो गया तरबूज, मतीरा कह दिया आपने, ठीक है, मतीरा हुआ। अब यहाँ का किसान आया
उसने जाकर कहा कि ये मतीरा हमारी बेल से उगा हुआ, हमारे बेल पे उगा हुआ ये मतीरा हमारा है, दे ला। यहां का किसान आया, ये कहता है कि कोपड़ो खराब है कि मेरे खेत में मतीरो पड़ियो है, बेल कटू भी आवे बिनु के मतलब मतीरो मेरे खेत में पड़ियो है, मतीरो तो मैं लूं। हालांकि युद्ध जैसा क्या है, मतीरे के लिए युद्ध हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हो कि मतीरे के लिए, भाई कोई राज्य के लिए हो जाए, ठीक है, लुगायर वास्ते भी हुआ मानिया, हाथीरे वास्ते भी हुआ मानिया, मतीरे वास्ते युद्ध हुआ है, ठीक है। दोनों किसान तो भिड़े भिड़े, इसने इसके राजा को, इसने इसके राजा को, दोनों राजा। अच्छा वो मतीरा नहीं दे रहा, अपने खेत में पड़ा है क्या? वो कह रहा है कि मेरा है। अच्छा वो मतीरा नहीं दे रहा, अपने बेल पे उगा है, वो कह रहा है मेरा। हाँ चलो भाई फैसला किया जाए किसका मतीरा, और युद्ध कर लिया हल्के हल्के। इसको कहते हैं उहू में लड़ा हुआ युद्ध। क्या उहू में होगी बात। तो मतीरे की राड जी को है नहीं, वो उहू में लड़ी होड़ो युद्ध है, और मतीरे के पीछे युद्ध हो गया, बस इतना सा। भाई एडो को मतीरो खानो जरूरी हो कौन, किने भी जरूरी कौन हो, राजा कन मतीरा खाता, और के मतीरा हुआ ही कौन के कि राज्य में। लेकिन तो भी बात स्वाभिमान पे आ गई कि यार उसको पता है कि ये अमर सिंह का यहाँ का किसान है, ये कह रहा है, हो गया। उसको ध्यान है कि ये करण सिंह का, बस अपने पे ले ली। जब अपने पे कोई बात ले ली तो फिर मतीरा क्या, मतीरे के बीज के लिए भी युद्ध हो जाए फिर तो, ठीक है। तो ये कुछ जो है आप लोगों को ध्यान रखना। चलो लो भाई स्क्रीनशॉट, एक स्लाइड ही पर भागवत कितनी बात नहीं पड़े। पापी पेट का सवाल बाबू भैया, पापी पेट का क्या क्या करना पड़ता है। चलिए आओ भाई, अब गज सिंह जी, एक स्लाइड में मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को बता दी। देखो कई चीजें किंवदंतियों पे आधारित है, तो मेरे कहने का मतलब वही है, डिस्क्लेमर अपा चलावा को नहीं पाकी वही लाना कि अपने मतलब दिल पे नहीं लेनी है। फैक्ट जो है स्लाइड पे लिखे हुए हैं वो आप लोगों को याद करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी जो है आप स्टोरी सुनो ताकि इतिहास याद रहे आप लोगों को, ठीक है। अब आओ जसवंत सिंह। तो जन्म बुरहानपुर में हो गया, पिता गज सिंह, राज्याभिषेक इनका आगरा में हुआ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लगा देना। भाई मुगलों की राजधानी आगरा भी रही है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मुगलों की राजधानियां मुगल पढ़ेंगे, कभी आपको पढ़ाने का अवसर मिलेगा तब पढ़ाऊंगा, अभी ध्यान रखो। राज्याभिषेक आगरा में। उपाधि जो है देखो राजा और महाराजा, मैंने कहा ना राजा की भी उपाधि। अब चूंकि शाहजहां बन चुका था शासक, तो ये उपाधियां किसने दी? शाहजहां ने दी। किसने दी? मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां। चलो रानी इनकी करमेती बाई भी नाम मिलता है, जसवंत देवी मिलता है, दोनों मतलब एक ही महिला है। अब ये रानी यहाँ पे इसलिए बाकी शासक में नहीं लिखा, यहां लिखा ही है, तो यहाँ रानी का रोल है, वो भी बताऊंगा, आगे स्टोरी है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, फैक्ट के रूप में ये याद रखो। अब शाहजहां के पुत्रों में भी उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, 1658-59 की बात है। औरंगजेब, दारा सिको, ठीक है, सूजा, और इन सब के बीच में अब वहां पे संघर्ष की स्टोरियां आ गई, ठीक है। अब संघर्ष हुआ सबसे बड़ा था दारा सिको, और विद्वान बहुत था। मुगलों के अंदर सबसे विद्वान राजकुमार जो था वो दारा सिको था। लेकिन दारा सिको देखो हमेशा ज्यादातर देखोगे ना तो पिताजी जो होते हैं बड़े पुत्र के पक्ष में रहते हैं। यहाँ पे भी शाहजहां जो है दारा सिको के पक्ष में था। औरंगजेब जो है बाद में शासक बनता है, लेकिन वो मतलब अपनी तलवार के दम पे लेता है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। शाही सेना यानी कि जो शाहजहां की सेना थी उस समय, ठीक है, यानी शासक की, शासक कौन था? शाहजहां। शाही सेना यानी दारा सिको को सपोर्ट था। तो पहले जो है जसवंत सिंह दारा सिको की तरफ यानी कि शाहजहां की तरफ से लड़ा है, लेकिन बाद में देखता परिस्थितियां चेंज हुई है। औरंगजेब जो है हावी पड़ रहा है, और बाद में जयपुर के जय सिंह भी है जो जसवंत सिंह को समझाते हैं कि भैया औरंगजेब का साथ देने में भलाई, आने वाले समय में तलवार के दम पे शासन यही करेगा। तो धीरे धीरे जो है रुख औरंगजेब की तरफ हो जाता है। स्पष्ट मतलब यूं है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, ध्वनिमत से बहुमत इनको नहीं मिला है, लेकिन जसवंत सिंह क्या करता है? निष्पक्ष रह जाता है। जब दारा सिको अगले युद्ध में सहायता मांगता है तो कहता है भैया आप भाई आपस में लड़ रहे हो, हम किसको क्या सहायता दें? हमारा सपोर्ट जो है शाही सेना की तरफ है, लेकिन मैं इस मामले में निष्पक्ष हूं, आपस में निपट लो, उसके बाद में जो शासक बनेगा मैं उसको सपोर्ट कर लूंगा, ऐसे कहकर टाल देता है। इससे भी औरंगजेब खुशी हुआ बाद में, तो बाद में औरंगजेब ने इसके मनसब दिए, ये है। तो फिर निष्पक्ष रहकर एक तरह से औरंगजेब का भी साथ दिया। अब देखो यहां उत्तराधिकारी संघर्ष में एक युद्ध हुआ जिसे कहा गया धर्मत का युद्ध। बात है 1658 की, ठीक है। धर्मत का युद्ध हुआ है। धर्मत के युद्ध में ये दारा सिको की तरफ से लड़ते हैं और औरंगजेब से पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध के अंदर जसवंत सिंह बुरी तरीके से घायल होते हैं। यूं
सोचो कि मरते मरते बचे हैं और जैसे तैसे जो है अपने राठौड़ी सरदारों की मदद से जोधपुर वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही वापस आए हैं तब आएंगे कहां? जोधपुर का दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ आए और भाई शाही सेना आई है, पहले हरकारे आते हैं, सूचना देते हैं कि भाई अपने जो है राजा जी आ रहे हैं वो है। तो पहले सूचना देते, पूछते भी है, रानियां पूछती है कि जीत गए? क्या जीते तो नहीं लेकिन आ रहे हैं। तो जिंदा है, जीवित है लेकिन आ रहे हैं। खोपड़ा खिसक गया जसवंत देव का, जिसका नाम करमेती बाई मैंने बताया। जसवंत देव का खोपड़ा यहीं पे खिसक जाता है। देखो पराजित होकर जोधपुर लौटने पर जसवंत देव इनकी नानी का नाम है, ठीक है। जसवंत देव ने दुर्ग के दरवाजे खोलने से ही मना कर दिया, कोई जसवंत सिंह नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। क्या ऐसे कैसे? जसवंत सिंह जी ने झटको लागू, ऐसे कैसे कि दुर्ग के दरवाजे नहीं खुल रहे हमारे लिए? कहो उनसे कि महाराजा आए। कि कैसे महाराजा? कौन से महाराजा? राजपूत योद्धाओं की विशेषता होती है कि या तो वो जंग जीत कर आते हैं या फिर वहीं पे खेत आते हैं, यानी कि वहीं पे युद्ध स्थल में मर जाते हैं। कौन सा राजा? मेरा राजा तो मर गया वहां, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, नकली आदमी आया है, कोई दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलेगा। अब रानी मायूं कह दियो कि नहीं औकात के भाई दुर्ग का दरवाजा खोल दे। और जसवंत सिंह जी कह भाई ये क्या है, आगे युद्ध में घायल खून आया और गृह युद्ध चल रहा है यहाँ। तो भाई अपने मां को संदेश भेजा जसवंत सिंह ने, भाई समझाओ दुर्ग के दरवाजे खोलो, भाई इलाज की जरूरत है, भाई जो भी है जो भी बैठ के बात की जाएगी। जसवंत ने कहा कि कोई बैठ के बात आज कोई नहीं है, ये तो कोई दूसरा आदमी है। फिर जैसे तैसे जो है इनकी जसवंत सिंह की मां इन्हें समझाती है कि बेटी ऐसा है, हो जाता है, कई परिस्थितियां ऐसी होती है, अपन पता नहीं युद्ध स्थल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपन बैठ के बातें करेंगे। फिर जसवंत सिंह वचन देते हैं कि मैं इस हार का जो है बदला लूंगा और फिर जो है जो भी होगा अपन देखेंगे। तब अंदर आने की आज्ञा तो देते हैं, ये परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो शाही बर्तन होते हैं, चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं, उसमें नहीं दिया, लकड़ी के बर्तनों में दिया है, ताकि पता चले कि आप युद्ध में घायल होकर हार कर लौटे हो। हार के नहीं लौटना है, या तो हराकर लौटना है या फिर वहीं पे खेत आ जाना है। ऐसी शतरानियां, ऐसी जो है यहाँ की रानियां हुई है, ठीक है। तो ये स्टोरियां रही है, जब पढ़ते हैं इतिहास बड़ा मजा आता है। तो देखो दरवाजे खोलने से मना कर दिया, जसवंत सिंह को चांदी के बर्तनों के बजाय लकड़ी के बर्तनों में भोजन करना पड़ा है। क्या बीती होगी उस समय, ठीक भाई। सैनिकों में, सेनापतियों में, सब में बात जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या बीती होगी उस समय सोचो। जसवंत सिंह को औरंगजेब ने 1659 में गुजरात का सूबेदार, यहाँ पे का कर देना, ये मिस टाइप है, का करना इसको, ठीक है, सूबेदार बनाया, यानी कि अब औरंगजेब की तरफ जसवंत सिंह जो है चले जाते हैं। फिर बाद में शिवाजी के विरुद्ध भी अभियान के लिए भी भेजा था जसवंत सिंह को, और ऐसे करके जसवंत सिंह, लेकिन जसवंत सिंह जो है पूरी तरीके से औरंगजेब को सपोर्ट नहीं किया, ना ही इस्लाम को इन्होंने स्वीकार किया और न मतलब इतना उन्हें सपोर्ट किया। एक तरीके से वो विरुद्ध ही रहते थे इनके, मुगलों के। तो अपना अंतिम समय जो है जसवंत सिंह, बाद में इनको जमरूद भेज दिया अफगानिस्तान के उधर, और वहीं पे मृत्यु हुई। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इनकी मृत्यु कहां हुई? जमरूद के अंदर हुई है। जहां इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, मानकर चलना। जमरूद में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि कब कहा? इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र यानी धर्म विरोधी, धर्म विरोधी, कुफ्र यानी धर्म विरोधी, कि यह धर्म विरोधी था। औरंगजेब कहीं ना कहीं धर्म विरोधी मानता था, तभी इसके मुंह से निकला है ये कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। यानी कि जब इनकी मृत्यु के समय कहा गया, तो ये पूछते हैं किसकी मृत्यु? जसवंत सिंह की। किसने कहा? औरंगजेब ने कहा, ठीक है, ये कोटेशन याद रखना है। और एक और है, आज कुफ्र का गढ़ मुस्लिम हो गया। ये उसके दुर्ग के बारे में कहा था, रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ठीक है। ये जो है वो दुर्गों में मैं आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। यहां पे जो है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब स्क्रीनशॉट ले लो। तो दो कुफ्र वाली दो लाइनें हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद है कि आनंद तो आ ही रहा होगा, पूछने का तो क्या काम भाई। इतो एफर्ट, इतो रोचक बनाने के बाद भी आनंद नहीं आवे तो बचे क्या कर सका कि इलाज कौन है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्लास को बड़ी रोचक बनाई जाती है। अब जसवंत सिंह का राजनीतिक अपन ने जीवन पढ़ लिया। राजनीतिक जीवन के साथ साथ ये व्यक्ति जो है विद्वानों का आश्रयदाता तो था, लेकिन खुद भी बड़ा विद्वान था, यानी कि खुद ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारी जो है टीकाएं लिखी,
बहुत सारे अनुवाद किए, यानी कि साहित्य भी पढ़ता था कहीं ना कहीं। तो ये जसवंत सिंह का आपको जो है साहित्य भी पूछ सकते हैं, जसवंत सिंह के दरबारी भी पूछ सकते हैं, तो ये पढ़ना है, ठीक है। मुहणोत नैण सिंह और जसवंत सिंह प्रथम का ही दरबारी कवि था, इनकी भी मैं आप लोगों को पूरी चीज बता दूंगा स्टोरी, ठीक है। जसवंत सिंह ये तो ध्यान रखना उच्च कोटि का विद्वान था। इनकी प्रमुख रचनाओं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भाषा भूषण, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भाषा भूषण जसवंत सिंह प्रथम की है, ठीक है। सिद्धांत बोध ये भी इनकी है, आनंद विलास ये भी इनकी है, और प्रबोध चंद्रोदय पे चंद्र प्रबोध जो है ये अनुवाद टीका लिखी है, ये भी इनकी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो ये है, बाकी दूसरी भी ध्यान रखनी है। जसवंत सिंह के दरबारी कवियों में सबसे यदि देखा जाए तो ये दीवान भी था, मुहणोत नैण सिंह इनका दीवान भी था, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दलपत मिश्र, सूरत मिश्र, नरहरि दास आदि ये भी इनके दरबारी इतिहासकार रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना है। ये मतलब यूं समझो कि सिलेक्टिव मैटर है पूरा का पूरा। आप लोगों को 10 पेज पढ़ने के बाद में आप यदि 4 पेज के या 3 पेज के नोट्स बनाते हो, ये वही चीज है, ठीक है। मुहणोत नैण सिंह जसवंत सिंह का दरबारी कवि होने के साथ साथ मंत्री, यानी कि उस समय आप कह सकते हो दीवान। गज सिंह जी का भी दीवान था, गज सिंह जी के समय भी था, लेकिन जसवंत सिंह का समय ज्यादा रहा है। इन्होंने जसवंत सिंह जी ने जसवंतपुरा कस्बा और जसवंत सागर ये औरंगाबाद के पास में बनवाए, और रायका बाग ये जो है जोधपुर के अंदर, ठीक है। ये आपके कहां है, जोधपुर, जोधपुर, और ये जो है ये कहां, औरंगाबाद, औरंगाबाद के पास आप मानकर चलो वहां पे निर्माण करवाया। तो जसवंत सिंह जी के समय ये भी पढ़ने हैं, ठीक है। आओ अब स्पेशली मुहणोत नैण सिंह को देखें। जन्म 1610 के अंदर, ओसवाल जैन थे। वैसे देखो हिसाब से है ना, किसी भी शिक्षक को जाति संबंधी बात भी नहीं करनी चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारा तो ये आयोग ही ऐसा है, परीक्षा आयोग, जो कई बार जो है जाति से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो क्या करें, बतानी पड़ती है, मजबूरी है। यहाँ पे मैं जब बताता हूं मेरे को बहुत चीज सही नहीं लगती कि जब एक शिक्षक पढ़ा रहा है उसके लिए सारे स्टूडेंट बराबर है, क्या जाति और क्या भांति है, सभी के लिए बराबर है, और हर सर्व समाज के लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वो चीज होनी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार जो है हमें मजबूरी में ये चीजें पढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि ओसवाल जैन थे। उपनाम इनका राजस्थान का अबुल फजल, या फिर कह सकते हो मारवाड़ का, ठीक है, राजपुताने का भी कह सकते हो। ये कहा किसने, तो ये किसने कहा तब पूछे ना, तो ध्यान रखना मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। पूरा लिख देता हूं ताकि समस्या नहीं हो। गज सिंह और जसवंत सिंह के समय मारवाड़ के ये दीवान थे। यहां से मुहणोत नैण सिंह में से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। इनकी रचनाएं देखें अपन तो मुहणोत नैण सिंह ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत, और इस मारवाड़ा परगनारी विगत को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का गजेटियर, मारवाड़ का गजेटियर जहां लिखा हुआ है, ये समझना कि हर वहां पे जो है गांव गांव कस्बे कस्बे के जो है जनगणना से संबंधित आंकड़े वगैरह सब कुछ उसके अंदर मिलेंगे, तब वो गजेटियर रचना है, ठीक है। गजेटियर में स्पेशली ये मिलता है। मुहणोत नैण सिंह ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत दोनों मुंशी देवी प्रसाद की। अब मुंशी देवी प्रसाद और इनका एक भाई जो है वो भी शिवाजी के विरुद्ध जब अभियान था तब और दक्षिण में इनके साथ में जाते हैं, वहां पे हो जाती है इनकी। जसवंत सिंह जी जो है इन पे किसी बात पे नाराज हो जाते हैं और इन्हें कैद में डलवा देते हैं। कैद में डलवाने के बाद कहते भी है 1 लाख रुपए देके सजा से मुक्त हो सकते हो, लेकिन इन्होंने अपने स्वाभिमान के विरुद्ध समझा 1 लाख रुपए क्या देने जब हमारे राजा को ही हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। और कहते हैं अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये दोनों भाई जो है कटार गोप के आत्महत्या कर ली थी। इन्होंने आहत हो गए थे अपने इसे कि हमने इतना साथ दिया इतना काम किया, लेकिन हमारे राजा को हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो आहत हो गए थे ये। अंतिम समय में जसवंत सिंह ने इन्हें कैद में डलवा दिया, जिससे आहत होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा इनका भी देखो ऐसा अंत हुआ है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। आई बात अजीत सिंह जी की, ठीक है, पढ़ते हैं। देखो इतिहास बड़ा मजेदार है और मैं तो चाहता हूं कि मजे के साथ में आपके पास में बढ़िया कलेक्शन नोट्स भी हो, तो अच्छे तरीके से पढ़ोगे आप। बहुत जल्द आप लोगों को पशु परिचर की बेहतरीन पुस्तक भी देने वाले। काम चल रहा है देखो युद्ध स्तर पे, लेकिन जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं हो जाऊं, पूरा नहीं होना, मैं देता नहीं हूं, चाहे लेट हो लेकिन दे बढ़िया। अभी वैसे भी समय है एग्जाम के अंदर,
तो पढ़ाई तो आपकी निरंतर चल ही रही है। पार्ट बी की क्लासें वो भी अपन यूं समझो 5-7 दिन में शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि अगले सप्ताह से शुरू कर देंगे अपन। ठीक है, आज सोमवार है, अगले सोमवार से कोशिश करें कि अगले सोमवार से ही कर लेंगे पार्ट बी की। बहुत बेहतरीन क्लास, मजा आ जाएगा आप लोगों को, वही नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। ठीक है ना, करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी है क्योंकि कवर कर रहे हैं अपन थोड़ा सा, है ना, बीच में जो गैप आया था अपने पिछले सप्ताह में उसको कवर कर रहे हैं। नहीं तो आज की इतनी क्लास होती। आज अजीत सिंह भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, यानी कि आपकी पिछली क्लासों को कवर कर रहे हैं। जन्म इनका लाहौर में 1679, पिता जसवंत सिंह, माता जादम रानी। देखो जसवंत सिंह की 2 पत्नियां ध्यान रखनी है, एक तो जादम रानी और एक ध्यान रखनी है जिनका नाम था नरुकी। ठीक है, जादम रानी से जन्म हुआ अजीत सिंह का और नरुकी से जन्म हुआ जिनका नाम ही दलथम्बन था, उपाधि नहीं, नाम ही दलथम्बन। ठीक है, दलथम्बन जो है थोड़ा सा कमजोर था, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती, मैं बताता हूं। और अजीत सिंह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या हुआ कि 1678 के अंदर जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई। अब जमरूद गए हुए थे, वहीं पे मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई, फिर जब जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई तब वो मतलब उनके कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। लेकिन इनकी दोनों रानियां जो है वो गर्भवती थी और दोनों ने जो है 1679 में बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से एक दलथम्बन, एक अजीत सिंह। ठीक है, बाद में अजीत सिंह शासक बनता है, लेकिन एक बड़ा संघर्ष चलता है, उसके बाद में शासक बनता है। ठीक, तो जब भाई शासक अपने यहां पे ये ध्यान पड़ा इनको, औरंगजेब को, कि है ही नहीं, पीछे जो है इनके वारिस नहीं है, तो इसने जो है खालसा घोषित कर दिया और जोधपुर पे जो है अधिकार कर लिया। अब ये जो है वहां से इनका जन्म हो जाता है लाहौर में, जब तक बीच में आ रहे होते हैं लाहौर में जन्म होता है, लाहौर में जन्म हो जाता है। इनके संरक्षक बनते हैं वीर दुर्गादास राठौड़, अभी अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे इनको। ठीक है, और दायमा होती है इनकी गोरा दाय, जिन्हें मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी अभी अपन समझने वाले हैं। यहां पे ये स्टोरी रही है, औरंगजेब ने क्या किया है कि भाई अपने अधीन लाने की कोशिश की है कि अब मैं मारवाड़ को हड़प लूं, ये सबसे बढ़िया मौका है। और कोई भी विपक्षी शासक कोई भी होता वहां पे वो यही सोचता कि अब इतना बड़ा जो है साम्राज्य वो मेरे अधीन आने वाला है। औरंगजेब को अजीत सिंह के जीवित होने का प्रमाण मिला जब पता चला कि भाई इनके एक पुत्र हुआ है और उसका नाम भाई ये जीवित है और सुरक्षित है, तब ये जो है अजीत सिंह और दलथम्बन को अपने पास में बुला लेता है, किसी प्रयास से अपने पास में बुला लेता है। ठीक है, इससे पहले जो है इंद्र सिंह को यह शासन दे देता है, जो इंद्र सिंह अमर सिंह का पोता होता है, अमर सिंह राठौड़ अभी पढ़ के है ना अपन, उनका पोता होता है, उनको जो है शासन दे देता है। उन्हीं की मदद से ये इन दोनों को यहाँ पे बुला लेता है और क्या कहता है मारवाड़ के शासकों को कि अभी अजीत सिंह जो है शासक बनने के लायक नहीं है, जब ये बालिग हो जाएगा, शासक बनने के लायक होगा, तब मैं जोधपुर इनको सौंप दूंगा। मारवाड़ के राठौड़ों को पता चल गया कि भैया ये दाल में काला है, और काला तो छोड़ो पूरी दाल काली हो चुकी है। तो फिर बाद में इन्होंने प्रयास किया कि कैसे भी करके जो है अजीत सिंह को वहां से निकाल कर लाना है, नहीं तो फिर ये कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। ठीक है, स्टोरी ये थी। प्रमाण मिलने पर दिल्ली धोखे से बुला लिया और नजरबंद करवा दिया। दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और गोरा दाय ने छुड़ाया है। अब छुड़ाया कैसे कि इन्होंने बहुत प्रयास किया। देखो दुर्गादास राठौड़ और मुकुंदास खींची जो थे उन्होंने प्रयास किया, साथ ही साथ गोरा दाय जो थी वो झाड़ू निकालने वाली का उसका भेष बनाकर अंदर जाती है और अपने पुत्र को बताते हैं। इतिहासकार अलग अलग राय देते हैं, लेकिन कि अपने पुत्र को उसकी जगह जो है वहां पे छोड़कर अजीत सिंह को जैसे तैसे मुकुंदास खींची की मदद से बाहर ले आते हैं। ठीक है, और रवाना कर देते हैं, वहां से मुकुंदास खींची के साथ में रवाना भी कर देते हैं। और पीछे जो बालक छोड़ा गया था, जो नकली अजीत सिंह बनके, औरंगजेब ने उसे असली अजीत सिंह समझा और उसे इस्लाम स्वीकार करवाया जबरदस्ती। इस्लाम स्वीकार करके उसका नाम रखा मोहम्मदी राज। यदि अजीत सिंह वहां होते तो यह हाल अजीत सिंह के साथ होता, लेकिन अजीत सिंह को जो है वहां से छुड़ा कर ये ले आए थे। ठीक है, तो गोरादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया। नकली अजीत सिंह को समझकर मोहम्मदी राज नाम रखा। ठीक है, औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को मारवाड़ के कालंदरी गांव लाया। ये कालंदरी कहां है पता है? सिरोही के पास। कई स्टूडेंट है अपने वहां के, सब जगह के वैसे स्टूडेंट, अच्छा लगता है। कालंदरी गांव यहां पे सुरक्षित रखा गया था और जिसके पास सुरक्षित रखा वो नाम था पुरोहित जयदेव। ठीक है, जो चीज पूछते हैं मैं एक एक दे रहा हूं आप लोगों को। पुरोहित जयदेव के पास सुरक्षित रखा है और यहीं पे घोषणा की थी इन्होंने कि जो मोहम्मदी राज नाम रखा है, क्योंकि औरंगजेब ने भी कहा था कि भाई इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया ये,
तो कि जो मोहम्मदी राज नाम रखा है वो नकली अजीत सिंह है, असली अजीत सिंह हमारे पास है, हम इन्हें बचा के लाए। जो यहाँ पे इन्होंने अजीत सिंह को ये घोषणा भी की थी, ठीक है। तो पता चला था सभी को कि अजीत सिंह वहां है। इसके बाद मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, ठीक है, राज सिंह जी के अंदर अपन ने पढ़ा भी था। मेवाड़ के महाराणा ने इन्हें जो है सहायता दी और अजीत सिंह को 12 गांव प्लस केलवा की जागीर ये दी कि भैया अभी आप ये लो, फिर बाद में अपन मारवाड़ भी वापस ले लेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, दुर्गादास राठौड़ ने बहुत सारे प्रयास किए इनको बचाने के, सुरक्षित रखने के, इन्हें वापस शासन दिलाने के। तो ये केलवा की जागीर जो है वो भी इन्हें राज सिंह ने दी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औरंगजेब ने इनकी शक्ति को तोड़ने के लिए, किसकी, अब राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह भी इनकी तरफ हो गए। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, जोधपुर के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ इनकी शक्ति को तोड़ने के लिए अपने पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा है, सेना के साथ में अकबर द्वितीय को भेजा है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ बड़े कूटनीतिज्ञ और चालाक थे, ठीक है। उन्होंने अकबर द्वितीय को ये कहकर बरगला दिया और ये कह दिया कि आपके पिताजी तो योग्य नहीं है शासक बनना, तो अब आपको चाहिए भाई, बे तो होगा डोकरा, हम जवाना टाइम आगो है, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप ही शासक बनने के लायक हो। वैसे तो औरंगजेब आपको सत्ता देने वाला है नहीं, लेकिन हमारे प्रयासों से आप शासक बनोगे। अकबर द्वितीय इनके बातों में आ जाता है और नाडोल के अंदर जो है अकबर द्वितीय खुद को सम्राट घोषित कर देता है कि मैं भारत का सम्राट हूं। ये बात औरंगजेब के पास पहुंचती तो औरंगजेब जो है अकबर द्वितीय को मरवाने के प्रयास करता है। दुर्गादास राठौड़ इन्हें वहां से, अकबर द्वितीय को जो है वहां से अलग जगह पर लेकर जाता है, फिर बाद में शिवाजी के पास वहां पे भी ले जाता है। अंततः जो है औरंगजेब सब जगह पहुंच जाता है, तो अंततः अकबर द्वितीय वहां से फारस की ओर निकल पड़ता है। लेकिन इसके एक पुत्र और एक पुत्री, उन दोनों को दुर्गादास के विश्वास पर वहां पे छोड़ के जाता है, जिनके साथ दुर्गादास ने अच्छा ट्रीटमेंट किया, अच्छी तरीके से उन्हें रखा, उनको इस्लाम के अनुसार, न कि उनको, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कि आप हिंदू के रीति रिवाजों के अनुसार पढ़ोगे या करोगे, उनको इस्लाम के अनुसार तालीम दी। और बाद में क्योंकि औरंगजेब का बहुत ज्यादा दबाव था, औरंगजेब कहता था कि भाई अकबर द्वितीय तो चले गए, आप इन्हें कब तक कैसे संभालोगे, मैं इनका दादा हूं, कम से कम मेरे पास में भेजो, मेरे इनसे कोई दुश्मन नहीं है, अकबर द्वितीय ने किया था उनकी सजा मैं इन्हें नहीं दूंगा, मेरे पास में भेजो। ये चीज बाद में दुर्गादास राठौड़ ने इतनी सारी चीजें देखने के बाद में इन्हें जो है औरंगजेब को सौंप दिया था। ये है स्टोरी। अब आपको यही चीज नोट्स मेकिंग पे मैं बता देता हूं, ठीक है। तो यहां देख लो, अकबर द्वितीय दुर्गादास राठौड़ के प्रभाव से अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं। ये करते कहां है, नाडोल के अंदर, ठीक है, नाडोल में ये घोषणा कर देते हैं और जिससे औरंगजेब इसे मरवाने के प्रयास करता है, फिर फारस की ओर चल देता है। इसका पुत्र बुलंद अख्तर और सैफुन्निसा इन दोनों को दुर्गादास के पास छोड़ते हैं, लेकिन इस्लाम की तरह इस्लाम में तालीम देकर अपना फर्ज निभाता है दुर्गादास राठौड़। बाद में औरंगजेब के दबाव के कारण औरंगजेब को, ये आ गए आपके पास में नोट्स, ठीक है। यही चीज मैंने आप लोगों को समझा दी और नोट्स कैसे बनाना है ये चीज आ गई। अब देखो, ऑफलाइन होती तो मैं बोल के लिखवाता आप लोगों को, भैया आप लिखो ये वो, 2-3 घंटे की क्लास होती ये या 2-3 दिन में पढ़ते अपन। क्योंकि ऑनलाइन है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये हमें देखना होता है, इसलिए ये चीज नोट्स मेकिंग पे ही बढ़िया रहती है। मेरा तो पैटर्न यही है, ठीक है। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जालोर और सांचौर की परगने दिए। औरंगजेब ने, अब क्योंकि अजीत सिंह भाई बड़ा हो गया थोड़ा सा, और फिर बाद में जो है इनको दुर्गादास राठौड़ के प्रभाव से ज्यादा हुआ, पहले जालोर और सांचौर के परगने दिए हैं। 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु, तब अजीत सिंह जो है बाकी के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर देते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने बहुत इनका सहयोग किया, लेकिन बाद में इन्होंने, अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ के साथ में सही नहीं किया। इनकी मृत्यु के बाद में जोधपुर पर अधिकार कर लेते। अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया। क्यों किया? क्योंकि किसी न किसी, देखो किसी को भी भाता नहीं है, कोई यदि बहुत करीबी हो, इतना मतलब ध्यान रख के शासन दिला दिया, यानी कि दुर्गादास राठौड़ का प्रभाव ज्यादा है। किसी ने भिड़ाया और अजीत सिंह भिड़ गया, इसलिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा भी कहा। कान का कच्चा शासक, क्यों पूछ ले, मारवाड़ के कान का कच्चा शासक कौन है, तो अजीत सिंह, ठीक है। तो कान का कच्चा भी इन्हें कहा है, और इस कारण इतना मतलब बलिदान देने वाला व्यक्ति दुर्गादास राठौड़, उन्हें अजीत सिंह ने निष्कासित कर दिया। और अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ जो है फिर बाद में अपना अंतिम समय उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर बिताते। कहते हैं कि ऐसा योद्धा था जो घोड़े से उतरता तक नहीं था, रोटी भी खानी है तो भाले से सेक कर और डायरेक्ट मतलब ऐसे घोड़े पे बैठा बैठा ही, इतना मतलब ये ऐसा योद्धा था। तब दुर्गादास राठौड़ अपना बाकी जीवन जो है उज्जैन में बिताते हैं। शिप्रा नदी के किनारे ही इनकी मृत्यु होती है। 1724 में बख्त सिंह जो अजीत सिंह का पुत्र था,
अजित सिंह एक बार अपने महल में सो रहे थे और भगत सिंह जो है वहां पे हत्या कर देते, भगत सिंह इनकी हत्या कर देता है। इसलिए भगत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, दिख रहा है ना, हाँ, पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, इनके दरबारी साहित्य जगजीवन भट्ट, जिन्होंने अजितोदय देखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जगजीवन भट्ट अजितोदय। ठीक है, अब अजित सिंह की बात चल रही थी तो अजितोदय ले स्क्रीनशॉट। इति भागवतया और है अभी तो आगे। अब देखो, एक देबारी समझौता, ये अपने को कछवा वंश पढ़ेंगे तब भी पढ़ना है, अपने को मेवाड़ पढ़ा तब भी पढ़ना है, अपने मारवाड़ पढ़ा तब भी पढ़ना है, क्योंकि तीनों का रोल है। कैसे रोल है ये देखो, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के अजित सिंह और आमेर के सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह से विवाह किया है किसने? अजित सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कुंवरी का और अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का। भाई अजित सिंह ने सूरज कुंवरी का विवाह तो किया ही है, लेकिन इन्होंने इस शर्त पे किया था, अमर सिंह द्वितीय ने, कि इनसे उत्पन्न पुत्र ही कछवा वंश का अगला शासक बनेगा। लेकिन पहले यानी कि ज्येष्ठ पुत्र था ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह बन गया, फिर माधो सिंह, और इन दोनों के बीच में युद्ध हुए हैं, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ है। यह बात है 1708 की, इसे देबारी समझौता कहा जाता है। इन दोनों के मध्य युद्ध होते हैं जो अपन कछवा वंश में और डिटेल में पढ़ेंगे, जो राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध, मराठों का बड़ा ज्यादा हस्तक्षेप होता है इसमें। तो ये देबारी समझौता जो है आप लोगों को समझना है, सबसे बेस्ट इमेज है। ठीक है, सूरज कुंवरी से उत्पन्न हुआ ईश्वरी सिंह, चंद्र कुंवरी से माधो सिंह। ठीक है, फिर ईश्वरी सिंह जो है शासक बनता है, माधो सिंह शर्त के हिसाब से माधो सिंह बनना चाहिए था, तो दोनों में संघर्ष होना लाजमी है। ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। अब अपन देख लेते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में जीजीडी फैक्ट के माध्यम से ये चीज मैं आपको दे रखा हूं। जीजीडी फैक्ट एक ऐसी मुहिम है जो राजस्थान में आज दिन तक इतनी नियमितता के साथ में नहीं चली और इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ में नहीं चली। बहुत खुशी होती है कई बार मुझे जब मैं खुद ही अपने पुराने वापस हमारी टीम द्वारा तैयार किए हुए जीजीडी फैक्ट देखता हूं, मैं कि वास्तव में ये चीज जो विद्यार्थियों को मिली है, यदि इसके लिए विद्यार्थियों के दिल से दुआ नहीं निकली तो फिर किसके लिए निकलेगी? ये चीज, ये कलेक्शन कर लिया ना, कलेक्शन है श्योर, छांटी हुई चीज है, ऐसा कलेक्शन दोबारा वापस नहीं मिल सकता। और मैं चाहूंगा कि जब तक मेरा चैनल चले जीजीडी फैक्ट, चाहे 500, 1000, 2000, 4000 फैक्ट नंबर, मतलब जो है यहाँ पे अभी तो अपना 155वां 56वां चल रहा है, ये नंबर जो है हजारों में बदलेगी। हाँ, अब ये 1000वां फैक्ट, 2000वां, ऐसा मेरा जो है एक हमारी पूरी टीम का यूं कहो कि ड्रीम है। सबसे बड़ा योगदान इसके अंदर, बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं राम निवास जी हमारे, जो एक तरीके से समझ सकते हो आप उनको, जीजीडी कंटेंट के जो है कंटेंट मैनेजर है, एक तरीके से बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। भाई बैकग्राउंड में जो टीम होती है मजबूत होती है ना, तो फिर भाई मुझे आप पहचानते हो, राम निवास जी को भी आजकल पहचानते हो आप सब, लेकिन एक मतलब बैकग्राउंड में मजबूती होती है तो हम जो है बढ़िया तरीके से बता पाते हैं। देखो जन्म 1638 पेन चेंज कर लेता हूं पहले। जन्म 1638, सालवा कला जो वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण के अंदर आ गया है। जिले बदलने के बाद में जितने स्थान बदले हैं, पिछले 4 फैक्ट जो आपको टेलीग्राम पे मिले हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को अपडेट करवा देंगे। उनकी एक क्लास भी बना के मैं दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण, पिता इनके आस्करण, माता नेत कंवर। ठीक है, पालन पोषण इनका लुणावा गांव में हुआ है। उपनाम राठौड़ों का यूलिसेस, जो कहा करना जेम्स टॉड ने, और मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, दोनों ही उपनाम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इनका जो रोल मारवाड़ के शासक और वंश को बचाने में, आगे बढ़ाने में रहा है, ऐसा किसी का भी नहीं रहा है। ये अपने आप में अद्वितीय है। मारवाड़ के शासक अजित सिंह को औरंगजेब से बचाकर मारवाड़ की गद्दी वापस दिलाने में अहम भूमिका थी। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ की छत्री कहां है? उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में अंतिम समय वहां बिताया, शिप्रा नदी के किनारे है। 25 अगस्त 2003 को भारत सरकार ने इन पर सिक्के जारी किए हैं। 16 अगस्त 1988 को इन पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ठीक है, 1813 में A.H. मूलर द्वारा इन पर बनाई पेंटिंग मेहरानगढ़ संग्रहालय में लगी हुई है, और मैं बकायदा इस पेंटिंग को देख कर आया हूं। वही घोड़े पे बैठे हुए जो है वो A.H. मूलर द्वारा बनाई हुई, वहां पे नीचे जो है लिख रखा भी है। ठीक है, वहां पे पेंटिंग वाला मिनिएचर पेंटिंग और उन सब के वो एक कक्ष है पूरा, उसके अंदर वहां सालोकला गांव में इनकी 12 फीट ऊंची और 14 किलो वजनी अष्ट धातु की मूर्ति लगी हुई है। और ये जो है जब लगी थी और करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया तब बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को
पढ़ाया था। अब पता नहीं आप उनमें से कितने कंटिन्यू चल रहे हो और कितने जो है बीच में ड्रॉप हो गए। कई तो सिलेक्शन लेके जो है अपने अपने स्कूलों में और अपने अपने गंतव्य पहुंच चुके, और कई जने जो है पढ़ रहे हैं तो वो भी पहुंच जाएंगे, जो नियमित है निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो ये वैसे आप लोगों ने जीजीडी फैक्ट में ये चीज बढ़ी होगी और अच्छी तरीके से मैंने दी भी थी। चलिए फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया। और अब बढ़ते हैं अपन आगे। आज की क्लास लंबी रही है, लगभग पौन घंटे की है। और अब जब ये पूरा हो जाए मारवाड़ के, उस पर अभ्यास जरूर कर लेना। और जिला दर्शन वाली तो टेस्ट सीरीज चूकना ही मत। बीच में आप लोगों को मैंने 2 दिन ऑफर भी दिया था, लेकिन अब 99 में मिल रही है। ये भी एक तरह का ऑफर ही समझो। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको इस गुणवत्ता के साथ में इस रेट में नहीं देगा। ये एक सेवा के रूप में दी गई है। ज्वाइन करके अभ्यास जरूर करना, क्योंकि व्याख्या के साथ में और अपडेटेड है ना। बाद में मौका नहीं मिले तो फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि जैसे हमारी जो है सर्वर कैपेसिटी पूरी होने में मैं बार बताता हूं, उसको फिर सोल्ड आउट कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों की सुविधा के लिए उसकी वैलिडिटी जो अगस्त 2024 तक थी, उसे बिना किसी ने भी नहीं कहा था, हमने हमारी तरफ से खुद 4 महीने एक्सटेंड करके दिसंबर 2024 तक कर ली है। यानी कि अभी से आप ज्वाइन करोगे ना, फिर भी आप लोगों को ये इस दिसंबर को भी काउंट करो तो कम से भी कम 13 महीने आप लोगों को बेहतरीन अभ्यास करने को मिलेगा। तो भाई ये टेस्ट सीरीज ना मिलेगी दोबारा, हाथों हाथ अभ्यास कर ही लेना। ज्वाइन करके अपना स्थान कम से कम सुनिश्चित कर लेना, आगे आने वाली वैकेंसियों में काम आनी ही आनी है, ठीक है। चलिए बढ़िया, पढ़ते रहिए। आज की क्लास यही समाप्त हुई, कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अपन मिलते हैं कल की क्लास में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।